सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य 10th स्टैंडर्ड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चल रहा है। 12.2 स्टार्ट हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, साथ ही साथ हमने 5 क्वेश्चंस को निपटा डाला था। आज आगे के क्वेश्चंस करने हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज कि आज के वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपसे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करवाने वाला हूं एज कंपेयर टू द प्रीवियस सेशंस। तो फटाक से अपनी नोटबुक्स, पेन्स एंड टेक्स्ट बुक लेकर रेडी हो जाइए क्योंकि अब होने वाला है धमाका। और धमाके के लिए रेडी रहो क्योंकि आने वाली है दिवाली और उस दिवाली का धमाका हम अपने टेक्स्ट बुक के थ्रू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करना है और 6th क्वेश्चन है कुछ इस तरह का। रीड इट इन योर टेक्स्ट बुक एंड आई एम रीडिंग इट हियर। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर है। सर्कल का एक कॉर्ड जिस सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है सबटेंड्स an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segments of the circle. तो एक सर्कल लेना है। सर्कल का जो कॉर्ड है, कॉर्ड जो है सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और क्या बोला है, इस सर्कल का जो रेडियस है 15 सेंटीमीटर है। भैया यही तो रेडियस होता है, ये दोनों रेडियस ही तो है। अच्छा, और जो कहाँ चला गया? अच्छा, 15 सेंटीमीटर रेडियस है, 60 डिग्री एंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। ये चीजें हमेशा ध्यान देना बच्चों। कई बार हम फ्लो में ना सेक्टर निकाल लेते हैं, सेगमेंट दिया रहता है सेक्टर निकाल देते हैं, सेक्टर दिया रहता है सेगमेंट निकालने बैठ जाते हैं। तो वो चीज़ों का ध्यान देना। तो सेगमेंट निकालना, राइट। माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला होता है, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी उसे नहीं पता होगा। पहली मतलब इसके पहले वाली, ठीक है। सेकंड पार्ट मतलब इस चैप्टर का नहीं देखी तो देख लो, और डिटेल में देखना है तो 9th की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, ठीक है। एरिया सर्कल्स चैप्टर का पहला वीडियो है 9th स्टैंडर्ड का, आप सर्च करोगे आपको आसानी से मिल जाएगा। सर्कल्स बाय पुनीत तिवारी क्लास 9th, ठीक है। उसमें बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि ये सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। तो सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इसके रिगार्डिंग में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, है ना। ये जो हमारा पूरा ऐसा सेक्टर का एरिया है, इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया काट के निकाल दिया तो ये वाला एरिया हमको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि आपको 2 एरियाज निकालने रहेंगे, सेक्टर और ट्राइंगल के, और फिर उसको माइनस कर देंगे। चलो, तो सबसे पहले अपन माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने चलते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो भैया माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे मिलेगा? दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। माइनर सेक्टर का एरिया, उसमें से माइनस करेंगे अपन एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। बताया था मैंने, बहुत सही। अब सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला तुमको पता है, θ/360 इंटू πr² होता है। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? तो बच्चों ट्राइंगल का एरिया देखो, ये तो 60 डिग्री है, बराबर है। और देखो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस ही हैं। तो इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ये दोनों साइडें सेम हो गई। सेम हुई कि नहीं हुई? दोनों रेडियस ही तो है, सेम ही तो होता है। ये भी 15 है, ये भी 15 है, दोनों सेम है। तो जब अपने को पता है ट्राइंगल में अपोजिट साइड सेम होते हैं बच्चों, तो अपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं, मतलब ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं। क्लियर है? अच्छा, उसमें से ये वाला तो 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? अच्छा, इसको बोल दो x मान लो, ये जो नहीं है अपने पास इसको बोल देते हैं अपन x। तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, और ये 60 डिग्री है, अपन को पता है 60 + x + x, तीनों एंगल मिलाकर 180 होता है। ये दिख रहा है कि नहीं आपके अंदर? अच्छा, तीनों मिलाकर 180 होता है। अच्छा, अब ये दोनों मिलाकर 2x है और ये 60 है। 60 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ रहेगा 2x, है ना। 60 वहाँ जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 2x = 120, तो x = कितना आएगा? 60। यानी ये भी 60 हो जाएगा आपका और ये भी 60 हो जाएगा। जब ये तीनों ट्राइंगल का एंगल, मतलब तीनों एंगल जो है ट्राइंगल के, तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए, मतलब ये ट्राइंगल क्या हुआ समझे? इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ बच्चों। तीनों एंगल 60 होते हैं, यानी कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। तीनों एंगल सेम है मतलब इक्वी एंगुलर, एंड इक्वी एंगुलर मीन्स इक्विलेटरल, ठीक है। तो ये ट्राइंगल
इक्विलेटरल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हमको डायरेक्टली पता होना चाहिए, √3/4 L² होता है। व्हाट इज L? उस साइड का लेंथ, ट्राइंगल के साइड्स का लेंथ अगर L दिया गया है तो इसका एरिया मिलता है √3/4 L² से। अब यहाँ पर वो L क्या है बच्चों? हमारे केस में ये जो L है, साइड्स का जो लेंथ है वो R है, तो मैं इस L की जगह पर R का स्क्वायर लिख सकता हूँ, L² की जगह पर, है ना। ये भी सेम ही होगा, पता है कॉर्ड का भी लेंथ इतना ही आएगा, सारे 66 डिग्री बन रहे हैं। तो अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम यहाँ से R² को कॉमन ले लेते हैं बाहर। क्या बोलते हो, चलेगा ना? दोनों R² ही तो है, कॉमन ले लिया। यहाँ बचा θ/360 इंटू पाई माइनस यहाँ पर बचा √3/4। ओके, अच्छा फिर फर्दर अगर अपन देखें तो R की वैल्यू कितनी है हमारी, 15 सेंटीमीटर था ना, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 225 लिख दूँ। 15 का स्क्वायर 225 होता है, अपन को इतना पता है। अच्छा, थीटा कितना है आपका, 60 है, तो ये आएगा 60/360 इंटू पाई की वैल्यू कुछ बोली है क्या लेने के लिए? जी हाँ, 3.14 बोला है। हमेशा क्वेश्चन में देख लिया करो, जब भी पाई डालने जाओ ना तो एक बार क्वेश्चन में चेक करो दी है कि नहीं वैल्यू। दी है तो 3.14 डालना है, और नहीं दी है तो 22/7। तो यहाँ दी हुई है 3.14 डालने के लिए, तो 3.14 डाल दो, माइनस √3/4, तो √3 की भी वैल्यू दी है इन लोगों ने 1.73/4। तो मेरे ख्याल से अब इतना आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये सॉल्व करके बच्चों आपको जो आंसर मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। मैं ना जानबूझ के कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन तो हर कोई कर सकता है यार, सिंपल सी बात है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वीडियो थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ। तो ये सारे सॉल्व करके आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया मिलने वाला है। कौन सा एरिया मिलने वाला है? सीधा ये सेगमेंट मिल रहा है ना, क्योंकि अपन ने सेक्टर में से ट्राइंगल यहाँ पहले से ही सब सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आपको डायरेक्टली सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। ओके, अब आपको चाहिए क्या? मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट निकालने का 2 तरीका है, ठीक है। मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है उस वीडियो में, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें, पर यहाँ पर हम दूसरा वाला छोटा टेक्निक यूज करेंगे। छोटा मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? तो बच्चों देखो, ये पूरा सर्कल है हमारा, इसमें से ये माइनर सेगमेंट आपने काट के निकाल दिया, तो आपको ये मेजर सेगमेंट मिल जाएगा ना। पूरे सर्कल से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, है ना। तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे मिलेगा अपन को? πr² से मिलेगा, और माइनर सेगमेंट का एरिया अभी हमने यहाँ निकाला ही था इसके जस्ट पहले, है ना। तो वो वाला एरिया यहाँ लाके इसमें से माइनस कर देंगे तो अपन को मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। यहाँ शॉर्ट में ऐसे नहीं पड़ जाएगा। और अगर डायरेक्टली मेजर सेगमेंट ही पूछ दिया, ठीक है, यहाँ पर तो क्या बोला, एक बार माइनर सेगमेंट भी पूछा है और मेजर सेगमेंट भी पूछा है, तो आप पहले माइनर सेगमेंट निकाल रहे हो और फिर सर्कल में से वो माइनर सेगमेंट माइनस कर दे रहे हो, तो आपको मेजर सेगमेंट यहाँ मिल जा रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में खाली इतना लिखा होता कि मेजर सेगमेंट निकालो, तो आप क्या करते? आप ये चीज कर सकते थे, पर ये थोड़ा लंबा पड़ जाता, उस केस में ये ज्यादा मेहनत वाला काम पड़ जाता। यहाँ ये आसान लग रहा है ना, क्योंकि 2 निकालना था तो 1 निकाला ही था, ये निकाल लिया। अच्छा, लेकिन अगर डायरेक्टली खाली मेजर सेगमेंट निकालना है तब क्या करेंगे अपन, पता है? मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें ये ट्राइंगल का एरिया अपन प्लस कर देंगे। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन सोचा कि जो लोग आज पहली बार ये इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से निपट गया। और समझ में आया मैंने तुमको जो कहा था बच्चों स्टार्टिंग में कि मैं इस बार थोड़ा ज़्यादा मेहनत करवाने वाला हूँ आपसे, तो मेहनत यही है कि इस बार सारे कैलकुलेशंस आप करेंगे, मैं नहीं कर रहा। जहाँ बहुत ज़रूरी लगेगा कि यहाँ करने के बाद ही अगला स्टेप आने वाला है, तो वहाँ मैं कर दूंगा, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इस साल 2021 में जो एग्जाम देने वाले लोग हैं उनके लिए कैंसल्ड है। 120 डिग्री एंगल वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ क्या है? घोड़ा है भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। पेग समझते हो ना? नहीं, वो वाला नहीं, गलत मत समझना बच्चों। पेग मतलब खूंटा, खूंटा मतलब समझते हो ना? हिंदी में खूंटा कहते हैं, मतलब जो लकड़ी वकड़ी का या लोहे का कुछ गाड़ के रखा जाता है जमीन में, जिसमें जानवरों को बांधा जाता है। तो ऐसा एक स्क्वायर सा क्या है हमारा? ग्रास फील्ड है, घास का मैदान है, स्क्वायर शेप का, और इसके एक कॉर्नर पर पेग लगा हुआ है, और इस पेग में रस्सी से हमने एक घोड़े को बांध रखा है। नहीं बांधोगे तो भाग जाएगा, ठीक है। तो
इस स्क्वायर का लेंथ भी दिया हुआ है, तो फिर से रीड करता हूं मैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। तो ये जो ग्रास फील्ड है ना बच्चों स्क्वायर शेप की, इसका जो साइड का लेंथ है वो 15 मीटर है। ओके, बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, और इस घोड़े को बांधा गया है 5 मीटर लंबी रस्सी से। ठीक है, फिर बोला है फाइंड, क्या करना है आपको, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। कितने एरिया में घोड़ा घास को खा सकता है। अब खाए खुला रहता तो कहीं भी जाके खा लेता, पर बेचारा बंधा हुआ है, तो वो कितना एरिया में खा सकता है, तो मैक्सिमम कितना एरिया तक वो जा सकता है ऐसा समझो। तो बच्चों 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो मान लो 5 मीटर लंबी यहीं तक जाएगी। ठीक है, तो यहां से इसको अपन ऐसे चेक करें, यहां से ऐसा है ना, वो ऐसी रस्सी बंधी रहेगी मैक्सिमम, तो इस जगह पे मैक्सिमम वो इतना जा पाएगा, ऐसे 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 इतना एरिया। अब उसके अंदर भी खा सकता है, जरूरी नहीं कि एकदम बॉर्डर पे ही खाएगा, यहां पर भी खा सकता है, तो इस पूरे एरिया में वो घोड़ा घास खाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझे। तो ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, घोड़ा भी मैथ्स पढ़ता है, गजब। तो ये जो सेक्टर है बच्चों, इस सेक्टर का रेडियस क्या दिख रहा है तुमको, जो रस्सी की लेंथ है वही तो सेक्टर का रेडियस बनेगा, है ना, मैक्सिमम उसी पे तो खा रहा है वो। तो जो रेडियस होगा आपका वो लेंथ होगा रोप का। ओके, 5 मीटर है। अच्छा, तो कितना एरिया खा सकता है ये पूछा अपन को, तो अपन को निकालना है। अच्छा, उसमें सेकंड पार्ट भी कुछ पूछा है, देख लो। टू इंक्रीज द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेर 10 मीटर लॉन्ग। अच्छा, बोला है कि अगर 10 मीटर लंबी रस्सी होगी तो कितना इंक्रीज होगा ग्रेजिंग एरिया में। तो पहले 5 मीटर वाला निकालेंगे, फिर 10 मीटर वाला निकाल के फिर आगे क्या करना है देखेंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट में करना है। तो सबसे पहले एरिया, क्वेश्चन से थोड़ा हिंट लेंगे। एरिया क्या लिखा, एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज विथ 5 मीटर लॉन्ग रोप, 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तब वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। तो ये तो है तो सेक्टर ही ना, तो सेक्टर का फॉर्मूला एरिया का θ/360 इंटू बच्चों πr² बराबर है। थीटा कितना है आपका बच्चों, थीटा कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर का कॉर्नर है ना, इसका थीटा कितना बनेगा, 90 बनेगा। 90/360 इंटू πr²। पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर बोला है 3.14 लेना है, तो 3.14 ले लो इंटू r²। r कितना है आपका, रस्सी 5 मीटर की है, तो 5 इंटू 5 है ना, स्क्वायर है इसलिए। चलो देखो ये कट गया, ये भी अपना कट गया, फिर ये जो भी आएगा आपका। ठीक है, मुझे लग रहा है इस बार इसको करना पड़ेगा, चलो कर देते हैं। तो ये 4 हो गया। अच्छा, 314 इंटू 3.14 इंटू 25 डिवाइड बाई 4, तो इसको कर लेते हैं अपन 31425। तो 5 4 आर 20, 0 कैरी 2, 5 1 आर 5 और 2 7, और 5 3 आर 15। ठीक है, कैरी 2 5 1 5 2 5 3 15, फिर 2 4 आर 8, 2 1 आर 2 और 2 3 आर 6, 0 8 + 7 15 कैरी 1 8 और 7, तो 78.50 आ रहा है। और उसको फिर डिवाइड करेंगे अपन 4 से, तो कितना आएगा भैया, इसको थोड़ा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, सिस्टमेटिकली गलत नहीं होता है। 4 1 आर 4, 38, 4 9 आर 36, 2 ये 25 हो जाएगा। 4 6 आर 24, ये 1 आ गया, ये 10, तो 4 2 आर 8, ये नीचे 2 आएगा और 5, तो आंसर आएगा 19.625 मीटर में लिया था अपने रस्सी का लेंथ, तो ये मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। तो इतना एरिया वो 5 मीटर लेंथ के रोप से जब खा रहा था तब खाएगा। ठीक है, जब रस्सी की लेंथ अपन 10 मीटर कर देंगे तो कितना इंक्रीज हो गया ये पूछा है, कितना एरिया में खाएगा ये नहीं पूछा है। जब आपने 10 मीटर लंबी रस्सी से उसको बांधा तो इंक्रीज कितना हुआ, मतलब कि चेंज कितना आया वो निकालना है। ठीक है, तो इसको छापो, फिर अपन अगले वाले पे चलते हैं। तो बच्चों ये 19.625 आने के बाद इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, क्यों जरूरत पड़ेगी ना, आप लोग के पास तो लिखा ही रहेगा, मेरे पास चला जाएगा। ओके, अब
दूसरा एरिया निकालते हैं, जब 10 मीटर लंबी रस्सी हो जाएगी तब भाई साहब कितने एरिया में खा सकते हैं। तो एरिया हॉर्स कैन ग्रेस विथ 10 मीटर लॉन्ग रोप, अगर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो कितना एरिया वो ग्रेस कर सकता है। तो फिर से वही निकालेंगे अपन आंसर, इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारा थीटा कितना है भैया, थीटा है हमारा 90, 360 पाई 3.14 और आर स्क्वायर कितना है हमारा, पहले 5 था, इस बार कितना रोप किया है 10 मीटर ना, अच्छा लिखा तो है मैंने 10 मीटर, तो भी क्या, अच्छा ये हो गया आप कितना अपना 100, ये कट गया, ये कट गया 4 सार, फिर ये 4, अच्छा चलो इसको पूरा ऐसे लिख देते हैं अपन, 314 डिवाइड बाई 4, 3.14 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 314 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा भैया, 4 7s are 28, चलो यहाँ लिख लेते हैं, 4 7s are 28, फिर आएगा 3, ये हो गया 34, 4 8s are 32, फिर आ गया 2.5, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर नया एरिया। पर ये नहीं पूछा है हमको, ये आंसर नहीं है बच्चों, हमको पूछा है इंक्रीज इन एरिया, ठीक है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल्स टू, मतलब पहले 5 मीटर लंबी रस्सी से खा रहा था कुछ एरिया में, फिर 10 मीटर लंबी से ज़्यादा एरिया में खा रहा है, तो पहले के कंपैरिजन में अब 10 मीटर वाले केस में कितना चेंज आ गया, कितना बढ़ गया, ये पूछा है। तो कैसे मिलेगा, जो नया वाला है उसमें से पुराना वाला माइनस कर दो तो इतना इंक्रीज हुआ पता चलेगा। अरे तुम्हारे पास अभी 10 रुपए थे, थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पास 30 रुपए हो गए, तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया कैसे पता चलेगा, तो जब अब जितना है और पहले जितना था माइनस कर दिया तो कितना इंक्रीज हुआ मिल जाएगा। तो वैसे निकालेंगे अपन, तो न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया, क्या बोलते हो, सही है ना। तो नया वाला एरिया है भाई 78.5 और पुराना वाला एरिया है 19.625, चलो माइनस करो कितना आता है भाई, तो 78.5 जीरो लिख देते हैं, 0 0 और ये लिख लेते हैं 19.625, 10 में से क्या 5 और 9 माइनस 2 हो गया 7 और 14 माइनस 6 हो गया 8 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 17 माइनस 9 यानी कि 8 और ये हो गया 6 माइनस 1 यानी कि 5, तो 58.875 मीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा ये सेंटीमीटर स्क्वायर गलत लिखा हुआ है या मीटर स्क्वायर आएगा, सारा मीटर में लिया था ना हमने। चलो तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। चले अगले क्वेश्चन पे फटाक से। अच्छा था क्वेश्चन, घोड़े को घास खिला दिया, अब थोड़ा पानी वानी में पिला दो उसको साइड में ले जाके, और पानी वानी पिला देने के बाद चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अरे भाई तुम कहाँ गायब हो गए, ऐसा ना करो यार, ऐसा ना करो। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ब्रोच बनाना है अपन को। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm। एक सिल्वर वायर को ब्रोच में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसा लंबा सा कोई वायर था उसको ऐसे ब्रोच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इन विद अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। अच्छा जो सर्कल बनेगा ना ये, इस सर्कल का डायामीटर होगा 35 mm, ओके। फिर बोला है द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायामीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। बोला है इसमें 5 डायामीटर बनाने हैं आपको, तो ऐसा एक सर्कल बनेगा, साथ ही साथ 5 डायामीटर बनेंगे आपके, 1 2 3 4 5, 5 डायामीटर बनाने हैं आपको। थोड़ा नहीं मज़ा आया वैसे, एग्जैक्ट तो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों। 1 इन्हीं की तरह से कॉपी मार लेता हूँ मैं, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये लगभग थोड़ा सेम जैसा दिख रहा है। अच्छा तो ऐसे 5 डायामीटर आपको बनाने हैं, और 5 डायामीटर बनाने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें 10 पार्ट्स हो जाएंगे, देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑफकोर्स 5 डायमीटर से, एक डायमीटर 2 पार्ट बनाता है, 5 डायमीटर 10 पार्ट बना देंगे। अच्छा फिर क्या बोला है देखते हैं आगे, इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स, ओके। फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना वायर लगेगा आपको, पूरे वायर का लेंथ निकालना है।
साथ ही साथ द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोश। तो ये जो एक एक सेक्टर बन रहे हैं इनका एरिया भी निकालना है, एक सेक्टर का एरिया निकालना है, और पूरा कितना लंबा तार लगेगा ये ब्रोश बनाने के लिए वो भी निकालना है आपको। तो पूरा लंबा तार कितना लगेगा भाई, वो जो तार है उससे आपको एक सर्कल बनाना है, तो ये जो सर्कल का लेंथ है उतना तार लगेगा, प्लस ये जितना डायामीटर, एक डायामीटर का जितना लगा है तो ऐसे 5 डायामीटर है तो 5 का लगा दो, है ना, मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, एक डायामीटर का लेंथ मल्टीप्लाई 5, तो ये पूरे डायामीटर में कितना तार गया मिल जाएगा। फिर पूरे सर्कल का जो लेंथ निकाल दोगे यानी कि सरकमफ्रेंस निकाल दोगे तो सर्कल में कितना तार गया मिल जाएगा, सारे ऐड कर दोगे तो टोटल तार मिल जाएगा आपको। क्लियर है क्या? चलो पहले वो निकालते हैं, टोटल लेंथ ऑफ वायर नीडेड कितना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू डायामीटर। क्यों? एक डायामीटर का लेंथ, ऐसे 5 डायामीटर बनाने में गया है तार, तो 5 डायामीटर में टोटल कितना तार गया वो इससे मिल जाएगा आपको, और ये सर्कल बनाने में कितना तार गया वो सरकमफ्रेंस से मिल जाएगा। सबको ऐड कर दोगे तो टोटल तार कितना लगा वो मिल जाएगा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना, प्लस 5 इंटू डायामीटर। तो डायामीटर को मैं अगर चाहूँ तो d लिख सकता हूँ, तो ये 2πr में जो 2r है ना बच्चों, इसको भी तो d लिख सकते हैं। वैसे अपन को पता है सरकमफ्रेंस का πd भी फॉर्मूला होता है, तो πd प्लस 5d, इसमें से ले लो d कॉमन, तो पाई प्लस 5। पाई की वैल्यू कुछ बोली है क्या लेने के लिए, 22/7 या अच्छा 3.14, नहीं इसमें नहीं बोला है, नहीं इसका नहीं है ये, इसमें आपको 22/7 ही लेना है पाई का वैल्यू। ठीक है, d कितना है आपका, डायामीटर दिया है 35 mm, ये हो जाएगा 22/7 और ये प्लस 5। इसको आपको पूरा सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा mm में। किस में आएगा आंसर? mm में। ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, क्योंकि लेंथ सब अपन ने रेडियस सब जो भी है mm में लिया हुआ है, डायमीटर अपने को 35 mm दिया हुआ है। तो ठीक है, इस तरह से आप टोटल लेंथ निकाल लोगे। चले अब अपन सेक्टर का एरिया निकालने की तरफ। सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, ईच सेक्टर यानी हर सेक्टर का मतलब एक ही सेक्टर का निकालना है, हर सेक्टर का कितना कितना होगा, सेम ही तो होगा सबका सेक्टर का एरिया। अच्छा, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्टर के लिए क्या अपन चाहिए, एक रेडियस चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होता है, थीटा चाहिए होता है, एंगल चाहिए रहता है। तो ये एंगल कैसे मिलेगा अपन को, टू फाइंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर, थीटा कैसे मिलेगा भैया, अपने को पता है पूरा जो सर्कल होता है उसका एंगल होता है 360, और आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, कितने सेक्टर्स बनाए आपने, कितने 10 सेक्टर बनाए ना, तो जो 360 है वो 10 सेक्टर में बटेगा ना। अरे आपके पास 50 रोटी है, 10 लोगों को खाना है, कितने लोगों को 10, और 10 को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। क्या करोगे, ये 50 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो हर आदमी को 5-5 रोटी मिलेगी। तो वही है, टोटल एंगल 360 है, ये तो पूरी 360 डिग्री कितने पार्ट्स में बटेगा, 10 सेक्टर्स में बटेगा, तो 10 को कितना कितना एंगल मिलेगा, 360 डिवाइड बाई 10, है ना। तो एक सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा, 36 डिग्री मिल गया थीटा आपको। अच्छा, रेडियस कैसे मिल जाएगा, डायामीटर दिया था अपने को 35 mm, तो रेडियस होता है डायामीटर का डिवाइड बाई 2, तो 35/2 mm हो जाएगा आपका रेडियस। ठीक है, अब डाल दो एरिया के फॉर्मूले में, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा भैया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो थीटा है आपका कितना 36 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है आपका 35/2 है ना, तो 35/2 का स्क्वायर है ना, तो 35/2 इंटू 35/2, ठीक है, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया। ये काट पीट के जो भी आंसर आएगा आपका mm स्क्वायर में वही होगा सेक्टर का एरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में फटाक से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट होगा, जो भी है ना, थोड़ा बहुत बच्चों मेहनत ना कैलकुलेशन में जाता है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा इतू सा दिमाग लगाओगे ना सारे क्वेश्चन का लॉजिक पता चल जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन कहाँ है, जल्दी आ जा। ओके, 10th क्वेश्चन है, छाता लगाना है, बारिश का सीजन तो चला गया, वैसे ठंडी आ रही है तो स्वेटर वेटर पहनाना चाहिए, ठीक है, छाता लगवा रहे तो कोई बात नहीं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, फिगर में दिखाया हुआ है। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, मान लो कि ये जो अम्ब्रेला का हिस्सा है वो एक सर्कल है, ठीक है, वैसे तो सर्कल बनता नहीं, अपन को पता है ना, ऐसे बैंड रहता है ऐसे अम्ब्रेला में, है ना, ऐसे ऐसे ब्रीफ्स लगे रहते हैं, है ना, ऐसा होता है, लेकिन इसको बोला है कि छोड़ दो, सर्कल समझो, फ्लैट कर दिया आपने, मतलब वो जो
अम्ब्रेला का ऊपर वाला जहाँ पॉइंटेड हिस्सा निकला रहता है, गांधी जी वाला छाता ऐसा वाला आता है ना, ऐसे डंडा निकला रहता है, फिर ऐसा होता है अपना छाता, ये वाला ऐसे चपटा कर दिया, ऐसा दबा दिया, इसको ना दबा दिया, ऐसा फ्लैट सर्कल बन गया, ऐसा समझो। अच्छा, तो बोला है कि इसको ऐसा सर्कल समझेंगे अगर हम, जिस सर्कल का रेडियस 45 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। रिब्स जानते हो ना, वो छाते में जो लोहे के पोर्शन होते हैं ना, जिससे खुलता है तो ऐसे पकड़ के रखते हैं वो, है ना, वो रिब्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, रिब्स था कितना, 8 रिब्स थे टोटल, ठीक है, सेंटर से 8 रिब्स, मतलब समझो ना आपकी, हम इसे 4 डायामीटर बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रिब्स कहलाएंगे, ठीक है, सेंटर से यहाँ तक जाते हैं ना उसको रिब्स कहेंगे, ठीक है। ये रेडियस यानी 8 रेडियस समझ लो आप, ठीक है। अच्छा, और इन रिब्स का लेंथ यानी कि वही तो रेडियस है सर्कल का, कितना है रिब्स का लेंथ, 45 सेंटीमीटर बोला है, रेडियस यही है ना। अच्छा, आपको एरिया निकालना है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, तो ये एक रिब और ये दूसरा रिब, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है आपको। क्या बन रहा है, ये सेक्टर ही तो बन रहा है, ठीक है। तो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमको पता है कितना होता है, θ/360 इंटू πr²। थीटा कितना होगा, यही तो निकालना है अब। अच्छा, कितने गैप्स बने हैं आपके, टोटल डिविजन्स कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स, 8 गैप्स बना रहे हैं, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, अब 8 डिवीजन हुए हैं और टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 360/8 कर देंगे अपन, तो अपने को मिल जाएगा कितना, 8 4 आर 32 और ये 40, तो 8 5 आर 40, तो 45 डिग्री आएगा आपका थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, कुछ बोला है क्या, कुछ भी नहीं बोला है पाई का वैल्यू, तो 22/7 ही ले लेंगे हम। और रेडियस कितना है हमारा 45 सेंटीमीटर है ना, तो 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 2 बार 45 आएगा। ये काट पीट करके जो भी सॉल्व करके आप लाओगे आपको एरिया मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। और हमेशा फाइनल आंसर का स्टेटमेंट जरूर लिखना, द एरिया ऑफ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स इज, जो भी आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्टेटमेंट हर बार लिख देना। चलिए अगले क्वेश्चन पे फटाक से, चलो। कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान देना बच्चों, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स बहुत होती हैं, ठीक है। कई बार हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। सब कुछ सही सही लॉजिक लगा लिया, सब कुछ कर लिया, और प्रॉब्लम क्या होता है ना, ऐसे नॉर्मली इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्स के टाइम में ना अपने मतलब हड़बड़ी में होते हैं, जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कई बार होता है ना कि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है, कई बार एग्जाम को लेकर टेंशन होता है, मैथ्स का पेपर है वगैरह वगैरह, उस केसेस में भी मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो बी केयरफुल, ठीक है। और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है मैथ्स में बच्चों, ठीक है। कॉन्फिडेंस ऐसा होता है ना कि अगर आप बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस से पेपर देने जा रहे हो तो कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना जो आप यूजुअली सॉल्व नहीं करते हो, बट योर कॉन्फिडेंस मेक्स इट पॉसिबल, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आप कभी कभी डिमोरलाइज होते हो, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, तो कोई लल्लू लल्लू से क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी नहीं सॉल्व होते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो एकदम आई कैन डू इट वाला अप्रोच लेके चलना है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। एक कार में 2 वाइपर्स लगे हुए हैं और दोनों ब्लेड्स की लेंथ 25-25 सेंटीमीटर है और दोनों ओवरलैप नहीं करते। मतलब समझो ना, कार में देखोगे ना अपने वाइपर ऐसे लगे रहते हैं, है ना, ऐसे ऐसे घूमते हैं ना। तो देखो मतलब ऐसे थोड़े दूर है, देखो ये जो एरिया है यहाँ इतना एरिया स्वीप कर सकता है ना, ये इतना एरिया स्वीप कर सकता है, तो ये इतना दूर रहेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे एरिया स्वीप होंगे। क्यों? ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा पता है, ये कुछ एरिया कट कर रहा है तो इसका एरिया कट करेगा, ऐसा नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं? अरे मान लो ये वाला बंदे का सेंटर ये है तो इसने ऐसा एरिया स्वीप किया, और इस वाले का सेंटर ये है तो ऐसा एरिया स्वीप कट नहीं कर रहा है, ठीक है, ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका एरिया ऐसे बन रहा है, ये यूं स्वीप कर रहा है, और ये भी ऐसे अलग अलग एरियाज बना रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल जैसा बन रहा है, सेक्टर बनेगा, सेमी सर्कल नहीं बनेगा, जो भी एरिया कट कर रहे हो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो मैं उनका डायग्राम बना दूं थोड़ा ऐसे, और ये भाई साहब का ऐसे, ठीक है। तो ये वाइपर ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये सेक्टर बनाएगा,
दोनों सेम ही शेप का बनाएंगे क्योंकि सेम ही लेंथ के वाइपर्स हैं दोनों। ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो बच्चों। क्या है ना, तुम जानते तो मेरे को पेंटिंग में फर्स्ट प्राइज़ मिलता है हर बार। ठीक है, वाइपर की जो ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, यही 25 सेंटीमीटर। इधर भी हो सकता है, इधर ही वाइपर ही तो है पूरा, ये भी 25 सेंटीमीटर, दोनों सेम ही लेंथ के हैं। अच्छा, और कहाँ चला गया? स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ये भी 115 डिग्री का एंगल स्वीप करता है और ये भी 115 डिग्री एंगल स्वीप करता है। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में 115 डिग्री, थोड़ा चौड़ा बनेगा, मैंने पतला बना दिया, मेरा एक्यूट एंगल दिख रहा है, लेकिन उनका ऐसा बड़ा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, समझे? नहीं समझे? ऐसा बनाओ, दूसरा वाला भी ऐसा बनाओ। ठीक है, तब 115 डिग्री सही लॉजिकल लगेगा, है ना? ये तो एक्यूट एंगल दिख रहा है। ठीक है, चलेगा डायग्राम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी बनाना चाहो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये एरिया स्वीप करेंगे दोनों। फिर क्या बोला है? फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। जब ब्लेड एक स्वीप मारेंगे, यहां से ऐसे एक स्वीप करेंगे, तो टोटल कितना एरिया साफ होगा? मतलब कुछ एरिया ये साफ करेगा, कुछ एरिया ये साफ करेगा, दोनों का मिलाकर टोटल एरिया कितना साफ होगा? तो मैं ऐसा सिंपली लिख देता हूं, टोटल एरिया, क्या लिखना था? टोटल एरिया क्लीन्ड ना, हाँ, तो टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय वन ब्लेड। कैसे? एक ब्लेड ने कुछ सेक्टर बनाया, वो एरिया इसने साफ किया, और इतना ही एरिया दूसरा ब्लेड भी तो साफ करेगा। सारी कंडीशन सेम है, एंगल सेम है, लेंथ सेम है, यानी कि रेडियस सेम है, तो सेम ही एरिया बनेगा ना दोनों का। तो एक एरिया निकाला, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे अपन, है ना? तो 2 इंटू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू थीटा कितना है आपका दिया हुआ 115 डिग्री डिवाइड बाय 360। पाई की वैल्यू कुछ बोली है क्या? 3.14 वगैरह लेने के लिए कुछ नहीं बोला है, तो अपन 22/7 डालेंगे। आर क्या लोगे आप? अरे ये ब्लेड का जो लेंथ है वही तो आपका आर बनेगा, 25 सेंटीमीटर है और उसका स्क्वायर है, इसलिए 25 इंटू 25। ठीक है, इससे आपको टोटल एरिया मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। कैलकुलेशन करनी है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are warned. एक लाइट लगा हुआ है, ठीक है, बड़ा सा लाइट हाउस है, वहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है। वो लाइट कुछ एरिया में घूम के सिग्नल करता है कि मतलब इस एरिया में रॉक्स जो हैं वो ऊपर तक हैं। अंडर वाटर रॉक्स मतलब पानी के नीचे दिखते तो हैं नहीं, ठीक है, लेकिन वो ऊंचे तक हैं, तो उस एरियाज में शिप्स ना जाएं, इसलिए इस तरह का एक लाइट हाउस सेटअप किया गया है। और ये लाइट हाउस जो है ये एक सेक्टर में लाइट को भेजता है, ठीक है, कुछ ऐसा एक सेक्टर बना रहा है, ठीक है, इतने एरिया में वो लाइट स्प्रेड कर रहा है। एंगल बना रहा है कितना? ये 80 डिग्री का, मतलब यहाँ से ये पूरा जो लाइट स्प्रेड कर रहा है 80 डिग्री में स्प्रेड करता है, और कितने दूर तक जाता है? 16.5 किलोमीटर तक। मतलब ये जो लेंथ है हमारा ये 16.5 किलोमीटर है। फिर क्या बोला है? फाइंड द टोटल एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। एरिया निकालना है हमको, मतलब सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड, शिप्स नहीं आएगा, शिप आएगा, शिप आर वार्न्ड इज इक्वल टू, क्या है ये? सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर, एंड सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है हमारा 80, दिस इज 360। पाई की वैल्यू कुछ बोली है, क्या बोली है? 3.14 लेना है तो 3.14 लेंगे, और आर हमारा है कितना? 16.5 किलोमीटर। अगर तुम इसको किलोमीटर में ही डाल देते हो तो जो आंसर आएगा वो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर तुमने इसको मीटर में कन्वर्ट करके डाला तो आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो जो चाहो वैसा रख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वैसे ध्यान तो देना पड़ेगा। अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। फिगर में दिया हुआ है डिज़ाइन, कुछ हेक्सागोन बनाया हुआ है ऐसे, से 6 डिज़ाइंस बनी हुई है, ये पूरा एरिया डिज़ाइंड है और ये 6 की 6 डिज़ाइंस इक्वल हैं ऐसा बोला है। हमारा भले इक्वल ना दिख रहा हो लेकिन टेक्स्ट बुक ने बोला है तो इक्वल लेना है, ठीक है। अच्छा, बोला है कि इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये एक पूरा टेबल क्लॉथ है, कवर है और इसका रेडियस जो है, रेडियस कितना बोला है भाई, 28 सेंटीमीटर। क्या करना है इसके बाद, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डिज़ाइन बनाने का खर्चा निकालना है और प्राइस दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹0.35। तो क्या करेंगे टोटल खर्चा निकालने के लिए, टोटल खर्चा निकालने के लिए पहले टोटल एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना प्राइस है, ठीक है। तो टोटल प्राइस के लिए टोटल एरिया मिलना चाहिए, उसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को टोटल कॉस्ट मिलेगा। अब कॉस्ट निकालने के लिए एरिया निकालना है और एरिया निकालने के लिए कैसे निकलेगा एरिया, ये एक एरिया कैसे निकलेगा, अपन ये भी ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरा रेडियस, ये दूसरा एक रेडियस और ये हमारा दूसरा रेडियस। तो ये पूरा जो हिस्सा है ये पूरा हमारा एक सेक्टर बन रहा है। इस पूरे सेक्टर से अगर मैं ये ट्राइंगल निकाल दूं तो मुझे ये वाला डिज़ाइन वाला एरिया मिल जाएगा, यानी कि सेगमेंट निकालना है हमको। और ये एक सेगमेंट निकालने के बाद ऐसे कितने सेगमेंट्स हैं, 6 सेगमेंट्स हैं, तो एक सेगमेंट के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 6 सेगमेंट्स का एरिया यानी कि पूरे डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा और पूरे डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा तो टोटल कॉस्टिंग हमको आसानी से मिल जाएगी। ध्यान देना है कि √3 की वैल्यू लेनी है 1.7 और पाई के लिए कुछ नहीं बोला है तो 22/7 ही लेंगे। तो पहले अपन निकालते हैं एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इज इक्वल टू, वो क्या है, सेगमेंट है, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट। और सेगमेंट का एरिया हमको मिलता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो सेक्टर के एरिया के लिए फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू πr²। अब ट्राइंगल कौन सा बन रहा है वो देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अच्छा, तो कितने पार्ट्स बन रहे हैं ऐसे, टोटल सेक्टर्स कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्टर्स बन रहे हैं, यानी कि 6 एंगल्स में डिवाइड होगा टोटल 360। तो पूरे 360 को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, यानी ये एंगल 60 डिग्री का। और कई क्वेश्चंस हमने अब तक कर लिए हैं जिसके हिसाब से समझ में आता है अगर ये 60 है ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। सेंटर में 60 डिग्री एंगल बन गया, मतलब ये दोनों भी 60 डिग्री होंगे। अब तक सारे क्वेश्चन में यही हो रहा है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल फिर से बन गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 L² से मिलेगा और L की जगह हम लिखेंगे R। अब तक सारे क्वेश्चन हमने ऐसे किए हुए हैं। अच्छा, थीटा हमारा 60 था तो 60/360। अच्छा, पहले R² कॉमन भी ले लेते हैं अपन इसमें से, R² आ जाएगा बाहर, थीटा की जगह 60 डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू कुछ बोली नहीं है 22/7 लेंगे, माइनस √3 की वैल्यू दी हुई है 1.7, वैसे तो 1.73 होती है लेकिन इन्होंने 1.7 बोला है तो 1.7 लेना है, डिवाइड बाई 4। ओके, आर की वैल्यू भी डाल दें। आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर है हमारा, लिखा था 28 सेंटीमीटर है और उसका भी स्क्वायर है तो 28 का स्क्वायर। इन सब को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमको एक डिज़ाइन का एरिया मिलेगा, इस वाले एक डिज़ाइन का। ऐसे टोटल 6 डिज़ाइंस हैं, ठीक है। तो टोटल एरिया फॉर 6 डिज़ाइंस कैसे मिलेगा, 6 इंटू एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन। तो जो एक डिज़ाइन का एरिया हमको मिलने वाला है यहाँ कैलकुलेशन करके उसके साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल एरिया मिलेगा। फिर कॉस्टिंग निकालनी है तो टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, अच्छा ये शायद ही दिखे, नहीं आएगा, इसको मिटा देता हूं मैं ऊपर।
तो टोटल कॉस्ट के लिए कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइंस। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने देखा था कितना था भाई, 0.35 था। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस इंटू यहाँ जो टोटल एरिया आने वाला है ये यहाँ डालेंगे, पूरा आंसर हमको रुपीज़ में मिल जाएगा। क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P, मतलब एंगल यहाँ पर हमारा P है, यानी थीटा की वैल्यू P है, और सर्कल का जो रेडियस है वो कैपिटल R लेना है। बोला है कि इसके सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला, मतलब सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमको वैसे पता है कि थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की जगह पे लेना है हमको P बाय 360 इंटू पाई, और रेडियस है हमारा कैपिटल R, तो यहाँ पर आएगा पाई आर स्क्वायर। अब अगर ऑप्शन चेक करें तो A P बाई 180 है 2 पाई आर, तो ये नहीं है। B देखा जाए तो P बाई 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ तो 360 आ रहा है, ये भी नहीं है। C बोला है P बाई 360, पर यहाँ पाई आर स्क्वायर की जगह वहाँ 2 पाई आर लिखा है, वो भी आंसर नहीं है। D वाला देखें तो P बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। देखा जाए तो चारों के हिसाब से हमारा आंसर गलत है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो D वाला ऑप्शन है उसमें 2 पाई आर स्क्वायर है, मतलब ऊपर नीचे अगर यहाँ तुम 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 720 हो जाता है, यानी कि D वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके आंसर दिया गया है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि आधा करके भी दे देंगे, डबल करके भी दे देंगे। तो ध्यान देना कि जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है उसके बाद एक आंसर चेक करो, ठीक है, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके सेट हो रहा है क्या, या डिवाइड करके कुछ सेट हो रहा है क्या, इस तरह से चेक करना है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म होती है।